127 फॉर यू। 127 फरमाता है that decay law can be interpreted as, तो बाकी सारे पॉइंट्स गलत है, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। अगर लेफ्ट साइड पे डेल्टा एन बाय डेल्टा टी होगा तो राइट साइड पे लेमडा एन नॉट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में राइट साइड गलत है, तो ऑप्शन ए गलत है। और अगर लेफ्ट पे फाइनल न्यूक्लियाई होंगे तो राइट पे इनिशियल विद ई का पावर माइनस टी लैम्डा। ये दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो फार्मूला इनके मुताबिक हो ठीक होगा, जो इनसे डिफरेंट होगा वो गलत होगा। तो ऑप्शन ए में राइट साइड गलत है, ऑप्शन बी में लेफ्ट साइड गलत है, क्योंकि जब एन नॉट ई का पावर माइनस टी बाय लेमडा, ये बाय लेमडा नहीं है, टी के साथ लेमडा मल्टीप्लाई है, तो राइट में भी गलती है और लेफ्ट में ये डेल्टा एन नहीं, डेल्टा एन तो डीके होता है और एन होना चाहिए एन रिमेनिंग। एन मीन्स अनडीके और डेल्टा एन मीन्स डीके, तो लेफ्ट साइड पे अनडीके है, डीके नहीं है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। सी वैसे भी गलत है, ये माइनस टी लेमडा होना चाहिए था, ये प्लस टी लेमडा है। सी में गलती क्या है कि पावर में माइनस नहीं है, और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। A sample takes 18 hours for 7/8 decay. What will be its half life? इसका एक्चुअल मतलब क्या है भाई? 7/8 decay का मतलब ये है कि 8 में से 7 बर्बाद हो गए, 8 में से 7, 8 न्यूक्लियाई थे जिसमें से 7 खत्म हो गए, फिनिश। तो जरा इसको ड्रा तो करो। आप कहें सर 8 से 4 पे गिरेगा, 4 से 2 और 2 से 1, यानी 8 न्यूक्लियाई थे और 1 अभी है। जब 8 थे और 1 है तो कितने बर्बाद हो गए? 7, यानी 8 में से 7 खत्म हो चुके हैं। इट इज कॉल्ड 7/8 डीके। कितने हाफ लाइफ से गुजरा है? तो 3, 1 2 3 कहते हैं। ये 3 हाफ लाइफ जो हैं ये कितने टाइम के बराबर हैं? 18 आवर्स। कितने आवर्स? 18 आवर्स। यानी यहां से यहां तक 7/8 डीके, यानी 8 में से 7 का डीके होना, 3 हाफ लाइफ, और 3 हाफ लाइफ आर 18 आवर्स। सो व्हाट विल बी द 1 हाफ लाइफ? तो अगर 3 हाफ लाइफ 18 घंटे हैं तो 1 हाफ लाइफ विल बी 18/3 मीन्स 6 hours. And the correct option of the question is option A. Let me explore question number 129, dear students. फरमाया जा रहा है the duration for a reactive sample for decay of 1/65। कहते हैं कि 1/64 इस decay में the decay of 1/64 means कि 64 से शुरू हो और decay हो रहा हो, कितने पे आके रुक जाए? 1 पे आके रुक जाए। अगर एक रिएक्टिव सैंपल 64 से फ्रॉम 64 to 1 इतना डीके हो जाए तो इंटरवल कितना गुजरेगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, द ड्यूरेशन फॉर रिएक्टिव सैंपल फॉर डीके ऑफ 1/64 इज दैट इज, देखो यहां 64 से स्टार्ट करो, ये नीचे हमेशा इनिशियल स्ट्रेंथ को शो करता है, तो 64 से स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, 64 से पहला 32 से फिर 16 से फिर 8 से फिर 4 से फिर और 2 से फिर, यानी 64 से 1 तक डीके का जो प्रोसेस है इसमें कितने हाफ लाइफ समाते हैं? तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हाफ लाइफ। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 130 ऑन बोर्ड है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 4। वीवा the duration for 7/8 decay will be equal to, कहते हैं कि 7/8 डीके होना है। देखो, डीके ऑफ इज समथिंग एल्स। डीके ऑफ का मतलब है कि यहां से यहां तक, और 7/8 डीके मीन्स कि 8 में से 7 खत्म हो गए, 8 में से 7 खत्म हो गए हैं, तो 7/8 डीके है। और आपसे फरमाया जा रहा है कि 7/8 डीके में अगर हाफ लाइफ 4 हो तो कितना समय लगेगा? आपको दिया है हाफ लाइफ इज 4 आवर्स। अगर आप समझने वाले हो, जरा सा भी आपको क्लू मिलता है डियर स्टूडेंट्स,
तो आपको पता चल गया कि 130 और 128 क्या है, कंट्रास्ट है, ना ना अपोजिट थी। डेल्टा को रखा ना, द 7/8 डीके ड्यूरेशन इधर करे दे, हाफ लाइफ इधर मंगवाड़ी, और इधर हाफ लाइफ दिया है, ड्यूरेशन मांग रहे हैं। सो जब हाफ लाइफ मांगेगा तो दैट इज ड्यूरेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ड्यूरेशन डिवाइड बाय, इसके लिए फार्मूला है इसके लिए कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू ड्यूरेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इससे हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ आता है, लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा है, हमें हाफ लाइफ नहीं चाहिए, वो तो दिया है, ड्यूरेशन चाहिए। तो सिंपल हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हाफ लाइफ की तरफ ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब ये है कि ड्यूरेशन, हमें ड्यूरेशन बताना है, एंड ड्यूरेशन इज इक्वल टू हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करो, ये ड्यूरेशन आ जाएगा। तो बताओ कितने हाफ लाइफ गुजरेंगे? 8 से 7 खत्म करो, तो 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, तो कितने खत्म हो गए शाबाशे? 7 खत्म हो गए। इट इज कॉल्ड 7/8 डीके। और इसमें कितने हाफ लाइफ लगे हैं? तो मैं ड्यूरेशन मालूम कर रहा हूं, और हाफ लाइफ 4 है और नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 है, तो द ड्यूरेशन इज 12 आवर। कितने आवर्स हैं? 12 आवर। क्या इसमें मौजूद है? ये क्या कह रहे हो? ना करो जनाब, जरा क्वेश्चन योर सेल्फ जाओ एमा। द ड्यूरेशन ऑफ विल बी इक्वल टू हाफ लाइफ, नहीं ये तो गलत है, नहीं गलत है, गलत है, गलत है, ये 2 हाफ लाइफ, अच्छा 3 हाफ लाइफ, दासे वाई का ना नंबर ऑफ हाफ लाइफ मांग रहे हैं ना, तो क्या हुआ? ठीक है ना, ये 3 हाफ लाइफ ठीक है ना जनाब, ड्यूरेशन नहीं, 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ दे डियर स्टूडेंट, ठीक है सही है, 3 हाफ लाइफ, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, मैंने गलत गेस किया, मैंने समझा ड्यूरेशन का क्वेश्चन है। अगर ड्यूरेशन का हो तो इस फार्मूले में पुट करो, अगर ड्यूरेशन नहीं मांगा, सिर्फ नंबर ऑफ हाफ लाइफ मांगे हैं, तो 1, 2 एंड 3। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। बस ठीक है, ये काफी है। 131, लेट मी एक्सप्लोर 131। 2 एलिमेंट्स हैं, उनकी एक्टिविटी 1 क्यूरी और 1 बेक्वेरल है, यानी एक की एक्टिविटी 1 क्यूरी है और एक्टिविटी 2 जो है, एक की एक्टिविटी ये है A और एक की एक्टिविटी B है 1 बेक्वेरल। तो बताओ दोनों की एक्टिविटी सेम है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है? तो क्यूरी बड़ा यूनिट है, क्यूरी, और अगर क्यूरी बड़ा यूनिट है तो A क्या होगा? ज्यादा, और B क्या होगा? बिकॉज क्यूरी इज अ बिगर यूनिट ऑफ एक्टिविटी। तो 1, जिसकी मिसाल ऐसे है, जैसे एक लेंथ 1 मीटर हो और एक 1 सेंटीमीटर हो, तो 1 मीटर का लेंथ ज्यादा होगा और 1 सेंटीमीटर का लेंथ कम होगा। आप समझ गए हो ना? तो यहाँ 1 क्यूरी ज्यादा है और 1 बेक्वेरल, बिकॉज कई बेक्वेरल मिल जाए, राउंड अबाउट 3.7 × 10⁻10 बेक्वेरल मिल जाए तो 1 क्यूरी बन जाते हैं। अच्छा जनाब, करेक्ट ऑप्शन ये है कि A इज ग्रेटर देन B, लेकिन ऑप्शन है दोनों को A कहा, 1 और 2 कहा, तो फर्स्ट वन A1 जो है वो ज्यादा है और A2 जो है वो A1 इज ग्रेटर देन A2। द ऑप्शन ठीक देखा ना? और करेक्ट ऑप्शन क्या है? B है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है B। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 132 फॉर यू। फरमाया जा रहा है कि हाइपरटेंशन एंड चाइल्ड डिसेबिलिटीज आर ऑब्जर्व्ड एज इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। नुदाकम कम दिखाना, हाइपरटेंशन ऑन द स्पॉट होता है तो वो सोमेटिक है, और चाइल्ड डिसेबिलिटी जेनेटिकल है तो वो जेनेटिक इफेक्ट है। तो पहला वाला क्या है शाबाश? पहला वाला है सोमेटिक और दूसरे वाला है जेनेटिक, यानी हाइपरटेंशन इज द सोमेटिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन व्हाइल चाइल्ड डिसेबिलिटी इज द जेनेटिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द मिनिमम वेवलेंथ इज दैट ऑफ, तो जनाब आला 133, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिनिमम वेवलेंथ किसका होगा? हेल्प करें शाबाश। जिसका ट्रांजिशन गैप मैक्सिमम होगा। आसान बात कर रहा हूं, हर वो वेवलेंथ मिनिमम होगा जिसका ट्रांजिशन गैप मैक्सिमम होगा। वजह, क्योंकि ट्रांजिशन गैप रिप्रेजेंट एनर्जी, और एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स रिलेटेड है। माता गोरी द हाइड्रोजन ऑर्बिट है लोअर ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? लोअर ऑर्बिट।
यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप लगा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा तो ये गैप कम है तो एनर्जी कम रेडिएट करेगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा। अगर इधर से जंप लगाएगा तो गैप ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा रेडिएट करेगा, वेवलेंथ कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कमतरीन वेवलेंथ चाहिए तो आपको ज्यादातरीन एनर्जी चाहिए होगी, और ज्यादातरीन एनर्जी तब होगी जो सबसे ऊपर ऑर्बिट से जंप लग जाए और सबसे नीचे ऑर्बिट में लग जाए। तो सबसे नीचे मीन के लेमन सीरीज होगा, सबसे नीचे मीन फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा सीरीज होता है? लेमन सीरीज होता है। और सबसे ऊंचा मीन लास्ट फोटॉन, सबसे हाइट मीन सबसे आखिर मीन लास्ट, और सबसे नीचे मीन फर्स्ट। तो फर्स्ट विल गिव यू लेमन एंड द लास्ट विल गिव यू लास्ट लाइन, लास्ट फोटॉन। तो लेमन सीरीज का आखिरी फोटॉन सबसे मिनिमम वेवलेंथ का होता है। लेमन सीरीज का आखिरी फोटॉन सबसे मिनिमम वेवलेंथ का होता है। मेरी बात समझ गए हो या नहीं? द लास्ट फोटॉन ऑफ लेमन सीरीज विल पासेस मिनिमम वेवलेंथ। सो कोई पदे का पदेम न पोई गई नो लास्ट फोटॉन दास कोई गोरा द हाइड्रोजन न्यूक्लियस से ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी से फर्स्ट में जंप लगेगा तो ये गैप क्या होगा? ये गैप मैक्सिमम होगा, और गैप मैक्सिमम होगा तो जो एनर्जी रेडिएट होगी वो भी, और मैक्सिमम एनर्जी में वेवलेंथ क्या होता है? द वेवलेंथ इज मिनिमम, द वेवलेंथ इज। आप मेरी बात समझ गए हैं? तो द करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा? लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, द लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, ऑप्शन बी ठीक है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर 134 134 क्या है? बोले तरीके हमदा चारों ऑप्शन में वैल्यू पुट करके वेवलेंथ मालूम करो, जो सबसे कम हो वो सिलेक्ट करो। क्वाइट डिफिकल्ट। 134 वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड एज 4/r। तो कौन सा फोटॉन हो सकता है? याद रखना, जब वेवलेंथ 4/r हो तो इट इज द फर्स्ट फोटॉन ऑफ बाल्मर सीरीज। ये बाल्मर सीरीज का पहला फोटॉन है, और बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। तो देखते हैं, बस ऑप्शन में बाल्मर लिखा है, अगर विजिबल लिखा होता तो भी ठीक होता। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और आपको कैसे पता? तो बाल्मर के फार्मूले स्पेक्ट्रम के फार्मूले में 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n² में बाल्मर का फर्स्ट फोटॉन का डेटा पुट करो, आपको ये लाइन मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 135 दो फोटॉन्स हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, एक बाल्मर का है और एक पास्टन सीरीज का है, एक ए है और एक बी है। तो बताओ वेवलेंथ में क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन का क्या है शाबाशी? ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। यहां पर होता है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में इधर लेमन सीरीज है, फिर उसके बाद बाल्मर सीरीज है, फिर पास्टन सीरीज है, फिर ब्रैकेट सीरीज है, और फिर फंड सीरीज है। ये याद रखना कि लेमन से फंड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इंक्रीज होता है। और अगर वेवलेंथ इंक्रीज होता है डियर स्टूडेंट, तो लेमन वाला वेवलेंथ जो होगा वो बोलो वो मिनिमम होगा, लेकिन आगे वेवलेंथ क्या होंगे? तो अगर आप पास्टन से एक बाल्मर से लोगे ए फोटॉन और एक पास्टन से लोगे बी फोटॉन, तो ए और बी फोटॉन के वेवलेंथ कैसे रिलेट होंगे? क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीजेस, तो देयरफॉर द वेवलेंथ ऑफ ए विल बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ ए विल बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ बी। आप मेरी बात समझ गए हैं? क्लियर हो गई मेरी बात? तो दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? लैम्डा ए विल बी वाई खाना, लैम्डा ए विल बी लेस देन लैम्डा बी। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 135 में? सी ऑप्शन ठीक रहेगा ना? सी 136 फॉर यू डियर स्टूडेंट। जी जी, क्या होगा? लास्ट फोटॉन ऑफ बाल्मर होगा। ये लास्ट फोटॉन ऑफ बाल्मर होगा ना? बाल्मर है, मैंने फर्स्ट लिखा है, लास्ट है। लास्ट जब सिंगल वैल्यू है तो आर के साथ जब 1 आता है तो ये लास्ट ही होता है, लास्ट ही है। लेकिन ऑप्शन में बस बाल्मर लिखा है, ठीक है, बाकी वो तो नहीं है। ये लास्ट है जनाब, मैंने फर्स्ट लिखा है लेकिन लास्ट है। आगे बढ़े, बाल्मर है जनाब, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में नहीं है, बाल्मर ही है। 2 फोटॉन। अच्छा, लास्ट फोटॉन का आइडेंटिफिकेशन जानते हो? जब डिनोमिनेटर में आर के साथ कोई नंबर हो तो वो कभी लास्ट फोटॉन नहीं होता, और जब आर के साथ कुछ भी ना हो 1 हो तो ये उस सीरीज का
लास्ट फोटॉन होगा, ये उस सीरीज का लास्ट फोटॉन होता है। आगे बढ़ते हैं 136, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ वी यूज अ फोटॉन ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? तो जनाब आला ये बताओ, आपने इक्वेशन पढ़ा है कि फोटॉन आइंस्टाइन इक्वेशन है, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, याद है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो फोटॉन की एनर्जी है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जी है ना, और वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट काइनेटिक एनर्जी वाज EV नॉट, याद है, तो EV नॉट इज इक्वल टू 4 EV, E और E कैंसल, लिहाजा द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 4 वोल्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द क्वेश्चन इज 4 वोल्ट। रकम क्वेश्चन है 136 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला फैक्टर है अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 137 फॉर यू। फरमाया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ अ पैकेट हैविंग वेवलेंथ इज लैम्डा इज। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने आपको इक्वेशन दिया है E इज इक्वल टू एच एफ, लेकिन आप जानते हो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जानते हो, फॉर लाइट V की जगह C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो F की जगह आप C बाय लैम्डा लिख सकते हो ना, तो F कैन बी रिप्लेस्ड बाय C ओवर लैम्डा, तो HC बाय लैम्डा। इट इज द एनर्जी ऑफ द पैकेट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, प्लैंक क्वांटम थ्योरी का पोस्टुलेट है। और 137 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है। 138 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट विल अपीयर कौन से डिग्री पर? जनाब अगर ये इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन जा गया, तो जब ये मुंह की आएगा तो मैक्सिमम चेंज लेगा, यानी जिस डायरेक्शन में गया है उसी में वापस आएगा। व्हेन द एंगल इज 180 डिग्री, तो चेंज इन वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, चेंज इन वेवलेंथ, और चेंज इन वेवलेंथ को कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड, so what will be at which angle the Compton shift will be maximum? When the angle of scattering is 180। अगर फोटॉन 180 से कम एंगल पर स्केटर करेगा तो इसके वेवलेंथ में चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट? वैल्यू क्या है? शाबाश, कॉम्पटन शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू 2h डिवाइड बाय m नॉट c, 2h डिवाइड बाय m नॉट c है। इससे ज्यादा चेंज इन वेवलेंथ फोटॉन का नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं 139 फॉर यू। 139 आपके नाम क्या कह रहा है कि इमीडिएट अल्फा पार्टिकल एंड 2 पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में क्या होगा? तो देखो 2 अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस 2 पॉजिटिव बीटा, आपने पढ़ा होगा कि अल्फा एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज लाता है, तो एक अल्फा 2 का, दूसरा 2 का, तो 4 का, और एक पॉजिटिव 1 का चेंज, तो 2 पॉजिटिव 2 का चेंज, तो टोटल 6 का चेंज आएगा। इट मींस के एटॉमिक नंबर विल बी Z-6। देखो दो एक अल्फा की वजह से, 2 दूसरे अल्फा की वजह से, और 2 बार चेंज 2 बीटा की वजह से। एक बीटा कितना डिक्रीज लाएगा? 1, तो बीटा 2 डिक्रीज लाएगा, तो टोटल 6 का डिक्रीज। लेकिन एटॉमिक मास में बीटा चेंज नहीं लाता, और एक अल्फा इसमें 4 का चेंज लाता है, तो 2 अल्फा इसमें किसका चेंज आएगा? So the atomic number will be Z-6 and the atomic mass will be Z-A-8, and the correct option is option A. 140 dear students, let me explore. The time of decay for a radioactive sample is recorded as 2 half-lives. The rest of decayed and undecayed portion. 2 half-life गुजरे हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है मुसलमानों? एन नॉट से, नॉट इनिशियल होता है, और इनिशियल से 2 हाफ लाइफ गुजरेंगे तो n0/2 और n0/4। अच्छा बताओ शाबाश, डिकेड और अनडिकेड, अनडिकेड और डिके का रेशो बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, डिके इज द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, एंड अनडिकेड इज द फाइनल। तो n0/4 पे डिवाइड करो, इससे आता है 3n0/4 और इससे आता है n0/4। It means the ratio is 3:1. The ratio of decayed and undecayed will be 3:1. अच्छा, इसके अलावा किसी और तरीके से कर सकते हो?
परसेंटेज से कर सकते हो। आफ्टर 2 हाफ लाइफ 75% डिके हो जाता है 25%, तो 75% डिवाइड बाय 25% एंड द रेशो इज 3:1। हमारा अगला मरहला है, अगला क्वेश्चन है, और द क्वेश्चन इज 141 डियर स्टूडेंट। 141 फरमा रहा है आपके लिए, ये क्या कहता है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 10 सेकेंड, तो फिर क्या होना चाहिए, हाफ वेव रेक्टिफायर है डियर स्टूडेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट टाइम पीरियड कितना है, द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल इज 10 सेकेंड, तो इनपुट सिग्नल 10 सेकेंड है। क्या हाफ वेव रेक्टिफायर टाइम पीरियड में चेंज लाता है, क्या फ्रीक्वेंसी में लाता है, तो आउटपुट सिग्नल का टाइम पीरियड भी यही होगा और आउटपुट और इनपुट की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो चलो, इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/10 मीन 0.1 हर्ट्ज, तो अगर टाइम पीरियड चेंज नहीं होता तो आउटपुट भी क्या है 10, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो आउटपुट भी क्या है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या उठाया गया है। पहला ऑप्शन कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 0.1, सही खबर अदा, आउटपुट टाइम पीरियड इज आल्सो 10, सही खबर अदा, और इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 0.1, बिल्कुल सही नहीं। तो इट मीन करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज करेक्ट है डियर स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन है 141 42 खदा खसीन खे खबर कभी खब 142 फरमा रहा है क्या, दैट द अननोन क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस इन द गिवन ग्राफ, क्या हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, तो y एक्सिस पर क्या होना चाहिए अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल ग्राफ मींस व्हाट, हॉरिजॉन्टल ग्राफ मीन के इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल ग्राफ यही बताता है। अब एक एक ऑप्शन उठाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है, आप जानते हो, तो ऑप्शन ए गलत, और सेकंड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है, तो इट मीन करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे आप फ्रीक्वेंसी को जितना भी ज्यादा करो जितना भी कम करो, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में फर्क नहीं पड़ता। 143 फॉर यू। हमारा अगला क्वेश्चन जनाब, इसको ट्राई करते हैं, और ये फरमा रहा है क्वेश्चन नंबर 140, ये क्या है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन ए इज ई ए एंड दैट ऑफ फोटॉन बी इज ई बी, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी देन, तो कौन सा ठीक है जनाब, अगर एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बी तो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो एफ ए विल बी ग्रेटर देन, और वेवलेंथ के साथ इनवर्स है तो एफ लैम्डा ए विल बी लेस देन लैम्डा बी। अब इसमें से जो भी हो वो ठीक है, अवलने गलत थे, द्वयम हम ठीक थे, और दे 10 भाई योमेंट एफ ई, इस ए को ग्रेटर करना चाहिए था, ए ग्रेटर करना चाहिए था, फिर ऑल ऑफ दिस ठीक था। अब ऑप्शन सी भी ठीक है और बी भी ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल प्रेफर द बेस्ट ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। डी लूंगा जनाब, लेकिन ये सच है कि ये गलत आया है, इस साइन को ऐसे के बजाय इस तरह कर दो, समझ आ गई है, ऑप्शन ए को ठीक कर दो डियर स्टूडेंट्स प्लीज। आई डोंट नो द साइन क्यों उल्टाया है, मुझे नहीं पता, आपने बी किया है, नहीं, एक मैं बात समझा दूं ना, बी में प्रेफर क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि सारे फोटॉन्स का स्पीड हमेशा सेम होता है, तो सी इग्नोर नहीं हो सकता, बिकॉज सी मीन के स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी, और मैं खुद जानता हूं, आई पर्सनली नाउ, मेरे मोबाइल में ओरिजिनल पेपर होगा, मुझे पता है जनाब कि द क्वेश्चन वाज मेड ऑल ऑफ दिस, द क्वेश्चन वाज मेड फॉर ऑल ऑफ दिस। तो आपको इससे क्या, आपको क्वेश्चन से गरज है, अगर ये ऑप्शन ए ओरिजिनल साइन में लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा है, तो बोथ डी एंड सी आर करेक्ट, और अगर ये साइन उल्टा कर लो तो ऑल ऑफ दिस। समझ आ गई है, मुझे बस सिर्फ एक छोटा सा मतलब बता दो, टेस्ट के लिए क्यों आते हो, प्लीज, दैट्स द पॉइंट, टेस्ट के लिए आते हो आप कि आप कुछ सीख जाओ, आपके जो खामियां हैं, अगर फर्ज करो किसी चैप्टर में आपके 2 3 4 पॉइंट आपके सामने नहीं गुजरे, आपने नहीं देखा, वो आपको मिल जाए। 36 MCQs में 30 आपको आते थे, इस पे खुश मत होना, मुझे 30 आते थे, इस पे खुश होना कि जो 6 नहीं आते थे वो क्लियर हो गए। मेरी बात समझ गए हो ना, बिकॉज दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ सिलेक्शन इन यूर MBBS कैटेगरीज, इट इज द टेस्ट ऑफ लर्निंग। क्या है,
लर्निंग है। ये आप स्टूडेंट्स ने इसको अपने लिए इवैल्यूएशन मेथड बनाया है कि मैं अपना आप जज कर रहा हूँ। इंसान जज करता है ग्रेन टेस्ट में, जब आपका 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद इंडिकेट हो और आखिरी टेस्ट ग्रेन टेस्ट हो रहा हो, दैट इज योर जजमेंट टेस्ट। उसके बाद कुछ नहीं होता। 2-3 दिन में आप अपने आप को जमीन से आसमान पर नहीं लेके जा सकते। सो द इवैल्यूएशन टेस्ट इज ओनली द ग्रेन टेस्ट। ईच एंड एवरी संडे टेस्ट इज अ लर्निंग टेस्ट डियर स्टूडेंट। इसको अना की इज्जत, अनाज का जंग और इसको अपने लिए इश्यूज मत बनाओ। पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ यही बात है कि जनाब इसको जंग ना बनाओ कि आपके तुम्हारे इतने गलत क्यों है। शुक्र करो जनाब कि अगर टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन सामने आया जिसको आपके प्रिपरेशन में आपने कहीं नहीं देखा या आइडिया नहीं सीखा, तो जितने ज्यादा आपके गलत ठीक हो जाए, दैट इज द बेनिफिट, रियली दैट इज द बेनिफिट। आप नहीं समझ पा रहे हो, इट इज लर्निंग टेस्ट डियर स्टूडेंट। इस हाल में बैठे हुए इस टेस्ट में हर बंदे को 28 MCQs आते हैं। तो जो 8 MCQs इसको नहीं आ रहे थे, ये 8 इसका फायदा है, ये 28 इसका फायदा नहीं है। समझ आ गई है? और इसको 4 नए मिल गए, ये 4 इसका फायदा है। तो ट्राई टू गेट द MCQ जो आपके रिवीजन में, आपके स्टडी में आपके सामने नहीं गुजरा, वो रीजन, वो पॉइंट आपने सुना, गेन किया, रिवीजन हो रही है, नया पॉइंट मिला। तो हर टेस्ट से थोड़ा बहुत आपको नया सीखने को मिल जाता है। समझ आ गई है? सच टाइम क्या था? हाँ na da hordo su da horda su na da se non school no how you can no su haza go जैसे क्लास खत्म कर मैं। अच्छा, अगर आप बहुत बजेट हो, मैं भी इनको कॉल कर लूंगा कि इनको एक ग्रेस मार्क दे दो, लेकिन अगर इन कैटेगरीज में आपको 1 नंबर मिल जाए ना मिले, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब। अगर आपके मुकद्दर में अयूब मेडिकल कॉलेज लिखा है तो यहाँ ये ग्रेस मार्क मिले या ना मिले, वहां जाओगे। समझ आ गई है? वाह वाह, थोड़े पे तो खुश भी नहीं होते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब। आई एम रियली अपोलोजाइज कि साइन उल्टा आया है, आई डोंट नो कंपोजिंग में हुआ, वरना मैं भी इंसान हूँ, आजकल मुझसे कभी कभी गलतियां होती हैं। तो देखता हूँ, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है मैंने ही लिखते हुए गलत लिखा हो, बट द आइडिया वाज ऑल ऑफ दीज। अ फोटॉन यूज्ड इन कॉम्पटन इफेक्ट विल गेट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज। फोटॉन में क्या चेंज आ सकता है कॉम्पटन इफेक्ट में? तो 143 डियर स्टूडेंट, क्या चेंज आ सकता है? तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाती है। तो वेवलेंथ डिक्रीज लिखा है, हराम है, दूर रहो। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज बिल्कुल गलत है, और स्पीड डिक्रीजेस दाम नामुमकिन अदा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, करेक्ट ऑप्शन क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि फोटॉन की एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गेन हो जाती है। So the gain of one particle must be the loss of other particle according to law of conservation of energy. 144, 45 sorry, दाकम क्वेश्चन हो। अब 145 डिस्कस हो रहा है, ठीक है जनाब। If the applied voltage in forward bias is less than barrier potential, barrier potential क्या करता है? करंट को स्टॉप करता है, और अप्लाइड करंट जनरेट करता है। तो अगर अप्लाइड ज्यादा हुआ तो करंट पास होगा, और अगर अप्लाइड कम हुआ तो बैरियर जीत जाएगा, और बैरियर जीतेगा तो कोई करंट पास नहीं होगा। तो जब तक अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से कम होगा तो डायोड से गुजरने वाला करंट क्या होगा? 0 होगा। और करेक्ट ऑप्शन ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योमेंट खाना योमेंट, ये 1 मिनट, फॉरवर्ड बाइस है, ये नियरली 0 रिवर्स बाइस में होता है, और फॉरवर्ड बाइस में या 0 या मैक्सिमम 0 तब होगा जब बैरियर पोटेंशियल से अप्लाइड वोल्टेज कम होगा, और ज्यादा तब होगा, मेजॉरिटी कैरियर तब होंगे, मैक्सिमम तब होगा जब अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए। तो डियर स्टूडेंट 0 है, नियरली 0 गलत है, ये फॉरवर्ड बाइस है, ऑप्शन ए ठीक है। 145 में ए सही है। 146 आपके नाम, क्या पैगाम है इसमें? तो देखते हैं। ड्यूरिंग रिवर्स बाइस ऑफ ए पीएन जंक्शन, करंट थ्रू जंक्शन इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर। रिवर्स बाइस और मेजॉरिटी कंट्रास्ट है, ऐसा नहीं होता। अच्छा डियर स्टूडेंट्स,
ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स एग्जैक्टली जीरो। अब यहाँ जीरो गलत है क्योंकि रिवर्स बाइस में करंट क्या होता है, नियरली जीरो, एंड नियरली जीरो मीन बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। So the best option is always the selected option, and correct option is due to minority carriers. अच्छा जनाब, ऑप्शन कम्युनिटी दे बी सही दिखाना। हमारा अगला क्वेश्चन है अच्छा 147, शाबाश 147। द width ऑफ डिप्लीशन रीजन, सिंपल सी बात है, डिप्लीशन रीजन पे या नहीं, जंक्शन को बोलते हैं। डिप्लीशन रीजन मीन जंक्शन, और डियर स्टूडेंट जंक्शन जो है फॉरवर्ड बाइस में स्मॉल हो जाता है और रिवर्स बाइस में एक्सपेंड हो जाता है। ये कंट्रैक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस एंड एक्सपेंडेड इन रिवर्स बाइस। अब अगर ओरिजिनल साइज इसका x है तो फॉरवर्ड बाइस में लेस देन x होगा। क्या होगा, इट विल बी लेस देन x, कंट्रैक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लेस देन x, ऑप्शन सी 148 फॉर यू। द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स कैन बी यूज्ड फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आप जानते हो कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 2 भी यूज होते हैं और 4 भी। ये 2 मिनिमम है और 4 मैक्सिमम। अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड लिखोगे देन इट इज कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर, और अगर 2 डायोड लिखोगे तो सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अच्छा जनाब, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 से कम पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। और 148 में करेक्ट ऑप्शन है बी। 149, द प्रोसेस टू कन्वर्ट डीसी टू एसी, जो एसी को डीसी बनाए रेक्टिफिकेशन कहलाए, लेकिन जो डीसी को एसी बनाए दैट इज यो एसी भी खाना और डीसी से जुड़ की, तो ये रेक्टिफिकेशन होगा। और जो डीसी को एसी बनाएगा इट इज कॉल्ड इन्वर्जन, और इसके डिवाइस को रेक्टिफायर बोलते हैं और इसके डिवाइस को इन्वर्टर बोलते हैं। 150, alpha particle and proton possess same velocity. The de Broglie wavelength of them are related is, तो de Broglie wavelength होता है h डिवाइड बाय mv, तो h तो वैसे भी कांस्टेंट है। जब अल्फा और प्रोटॉन का वेलोसिटी क्या हो गया, इट मीन के फैसला कौन करेगा, तो जिसका मास ज्यादा उसका de Broglie wavelength कम, और जिसका मास कम उसका de Broglie wavelength। तो अल्फा का मास ज्यादा है तो अल्फा का वेवलेंथ, लिहाजा वेवलेंथ ऑफ अल्फा इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। अब ये ऑप्शन में देखें, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, अच्छा खूबसूरत ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है 151 फॉर यू। द प्रोसेस अगेंस्ट फोटॉन, नेचर ऑफ लाइट वाज, फोटॉन के खिलाफ जो था वो क्या था, डायफ्रैक्शन था, और बाकी सब ने फोटॉन नेचर को सपोर्ट किया। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, कॉम्पटन इफेक्ट ने, इन सब ने लाइट के अंदर फोटॉन की पेशेंटगोई की या कंक्लूजन निकाला। 152 डियर स्टूडेंट्स, इफ द इंटेंसिटी ऑफ गिवन रेज इज इंक्रीज्ड, इस फिगर में है कि अगर इंटेंसिटी हम डबल करें तो क्या चीज ज्यादा हो जाएगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, बोथ नंबर एंड काइनेटिक इंटेंसिटी के साथ सिर्फ नंबर ज्यादा होते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर आप रेडिएशन की इंटेंसिटी डबल करोगे तो सिर्फ ये नंबर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑप्शन ए 153, 153 में गलती है, चेक कर लेता हूं, हो सकता है। 2 metals of different nature are used in photo electric effect against same frequency। अच्छा सुनो, ये एक मेटल ए है, ये एक मेटल बी है, दोनों पर हमने फ्रीक्वेंसी क्या पिंग की है, सेम। अब एक एक ऑप्शन समझाता हूं आपको, हम एक एक ऑप्शन पे बात करेंगे। तो ये फरमा रहे हैं कि सरफेस 1 विल इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन, तो सही है या गलत है, गलत है, क्यों क्यों, शाबाश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक, इलेक्ट्रॉन की तादाद का ताल्लुक इंटेंसिटी से है,
और हमें इंटेंसिटी का कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्या पता यहाँ फ्रीक्वेंसियां सेम हो, लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो तो ऑप्शन ए ठीक होगा, और अगर इसकी इंटेंसिटी कम हो तो फिर ऑप्शन ए ठीक नहीं होगा। यानी पहला सरफेस ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, हम कह ही नहीं सकते जब तक आप इंटेंसिटी का जिक्र नहीं करोगे, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं कर सकते, कोई कंक्लूजन नहीं बना सकते ऑप्शन ए के लिए। सरफेस 2 विल इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन, द सेम प्रॉब्लम, जब तक इंटेंसिटी गिवन ना हो तब तक हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड का डिसीजन करना नामुमकिन होता है। बोथ सरफेस विल इजेक्ट सेम इलेक्ट्रॉन, दोनों सरफेस से सेम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो ये भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते। तो द करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल पॉसिबल। तो इसमें गलत क्या है? तो ऑल तो पॉसिबल है ना। अच्छा देख लो, जब मैंने इंटेंसिटी का जिक्र नहीं किया तो ऑल पॉसिबल करवाता हूं। इफ फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेंसिटी सेम तो दोनों से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, ऑप्शन सी ठीक। अगर इंटेंसिटी 1 ग्रेटर तो ऑप्शन ए ठीक, अगर इंटेंसिटी 2 ग्रेटर ऑप्शन डी ठीक। इसका मतलब है इंटेंसिटी गिवन नहीं है तो ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है और सी भी पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड ऑल आर पॉसिबल। हम फिक्स आंसर नहीं ले सकते क्योंकि इंटेंसिटी का फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है। इफ इंटेंसिटी इज ओपन देन द आंसर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी ओपन, बोथ में बी सेम, वन में बी ग्रेटर द अदर में बी स्मॉलर। समझ आ गई है? इंटेंसिटी बता दो, हम ए बी सी में एक सेलेक्ट कर देंगे। इंटेंसिटी नहीं बता सकते तो ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है और सी भी पॉसिबल है। सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। अच्छा नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं। 154 आपके नाम फरमा रहा है कि ए बी सी आर द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट फोटॉन ऑफ लेमन, बाल्मर एंड पास्टन। तो बताओ, अभी आपसे कहा कि लेमन से पन की तरफ आते हो तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है। इसका मतलब है कि अगर ए लेमन का है तो वेवलेंथ कम होगा, बी बाल्मर का है तो वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा हो गया, और सी पास्टन का है तो वेवलेंथ और ज्यादा। तो इट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ए इज less than that of B is less than that of C, because from lemon to pun wavelength increases। मैंने decrease बोला, मैंने गलत बोला, increase है जनाब। तो lambda A is less than lambda B is less than lambda C। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं और A को पास्टन और B को बाल्मर और C को लेमन कहूं तो फिर इसके अंदर साइन भी उल्टा हो जाएगा। अच्छा जनाब, ऑप्शन सी फिलहाल ठीक है। क्या ठीक है शाबाश? 154 में सी ठीक है। 155 आपके लिए बोर्ड पे है। ये फरमा रहा है कि इस सर्किट में कौन सा करंट पास हो सकता है। बताओ शाबाश। ये रेजिस्टर है, ये एक डायोड है और ये एक डायोड गिवन है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो डायोड के अपोजिट साइड पे आने वाला ब्लॉक होगा, डायोड के पैरेलल जाने वाला पास होगा। तो इधर से जो जाएगा तो डायोड के सेम तो पास, डायोड के सेम तो पास, तो इट मीन क्लॉकवाइज तो पास होगा। लेकिन इधर से जाएगा डायोड के अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायोड इट विल बी ब्लॉक्ड, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डायोड इट विल बी अलाउड। तो क्लॉकवाइज अलाउड है और एंटी क्लॉकवाइज ब्लॉक्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि कौन सा पास होगा? क्लॉकवाइज पास होगा, और ऑप्शन बी सही है। अगर ये पूछे कौन सा ब्लॉक होगा तो फिर ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज वाला है। अच्छा, इस फिगर में डायोड गिवन है, बताओ ये कौन सा बायस है? फॉरवर्ड बायस विद करंट मैक्सिमम, या फॉरवर्ड बायस विद करंट मिनिमम, या रिवर्स बायस विद करंट मिनिमम, या रिवर्स बायस विद करंट मैक्सिमम। तो जनाब पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और एन टाइप को, यानी जिसमें नेगेटिव ज्यादा है वो नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस में अमूमन करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अच्छा होता मैं सर्किट में एक छोटा सा बैटरी के साथ निशान भी लिख लेता और ऊपर जंक्शन में लिखता वोल्टेज इज 0.7 और अप्लाई कर लेता दैट वोल्टेज इज 0.3, तो क्या होता? फिर होता फॉरवर्ड बायस लेकिन करंट मिनिमम होता। करंट क्या होता? क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज जब बैरियर पोटेंशियल से कम हो तो फिर कोई करंट पास नहीं होता, यानी जंक्शन और अप्लाइड का वैल्यू गिवन हो
तो फिर वो दो कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे। कोई वैल्यू गिवन ना हो तो जनरल कंसेप्ट यूज करोगे कि फॉरवर्ड बायस ऑलवेज एमिट करंट या परमिट करंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर विच विल बी मैक्सिमम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फॉरवर्ड बायस भी है और मैक्सिमम भी है। इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है डियर स्टूडेंट। अ रेडियोएक्टिव सैंपल ये है, emits an alpha particle then new nucleus formed will be। अच्छा जनाब, ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर चुका है, तो बताओ नया न्यूक्लियस क्या बनेगा? 157। ये रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है और आपके लिए है कि ये Z है और A है। एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो Y बन जाएगा, लेकिन Z-2 और A-4 plus 2He4 it will be the reaction, but the daughter nucleus will be Y and that will be Z-2 and A-4। कम ऑप्शन दे, बी डी ठीक है जनाब, डी सही है, बस कारी होना हो। एक मिनट भाई, ए इसलिए गलत है क्योंकि ए में Z+2 लिखा है, और बी इसलिए गलत है क्योंकि A+4 लिखा है, सी इसलिए गलत है क्योंकि दोनों में शायद प्लस है, और डी ठीक है, एक में -2 है और एक में -4 है। मेरे साथ इस प्रिंट में तो साफ नजर नहीं आ रहा, बट क्योंकि मुझे याद है कि ऑप्शन डी में ही सही रखा था। सो डियर स्टूडेंट 158 जी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है ना, यहाँ 4 निकला है तो इसमें 4 की कमी होगी ना, यहाँ 2 बाहर निकला है तो अंदर 2 की कमी होगी ना, जब बाहर 2 निकला है तो 2 की कमी होगी, जब बाहर 4 निकला है तो 4 की कमी होगी, क्योंकि ओवरऑल ए और इन दोनों का एडिशन भी ए होना चाहिए। रेडिएक्टिविटी है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ डीके फॉर अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी। डीके को नहीं जनाब, डीके डिवाइड बाय टाइम, इट इज द रेट ऑफ डीके एंड इट इज आल्सो कॉल्ड, इसे एक्टिविटी भी बोलते हैं अहले फिजिक्स। 159 के लिए फरमाया जा रहा है, द क्वेश्चन इज देयर स्टूडेंट 159 टू डिफरेंट मेटल्स इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आर यूज्ड एट अ टाइम अगेंस्ट सेम रेडिएशन। जब कहा सेम रेडिएशन तो देखो इसको जहन में रखोगे, मेटल अलग अलग हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 159 में कह रहे हैं कि मेटल तो डिफरेंट है लेकिन इस्तेमाल होने वाले रेडिएशन क्या है? सेम है, एक ही रेडिएशन इस्तेमाल हुआ है। अगर सेम रेडिएशन इस्तेमाल हुआ तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, दे हैव डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ठीक है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेचर ऑफ मेटल पर भी डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है और नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम भी है लेकिन नेचर डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऑप्शन ए को ठीक दिखाना। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन में देखें, दे विल इजेक्ट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गलत है। जब आप कहते हो सेम रेडिएशन तो इंटेंसिटी, एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कुछ क्या हो गए? अगर वो सेम रेडिएशन है तो सब कुछ क्या होगा? सेम होगा ना। सेम रेडिएशन मीन कि सब कुछ सेम है। अगर सब कुछ सेम है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, तो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, गलत, हराम। अच्छा, दे विल इजेक्ट, दे पॉजेस सेम वर्क फंक्शन, ये गलत है क्योंकि वर्क फंक्शन सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है और नेचर डिफरेंट है तो वर्क फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए। मैंने ए बी सी हर ऑप्शन के साथ उसका रीजन बताया और उसके बाद सेलेक्ट कर रहा हूं कि कौन सा ठीक है। ए ठीक है जनाब। इसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी और नेचर पे भी। अब फ्रीक्वेंसी बेशक सेम है लेकिन नेचर तो डिफरेंट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट बी डिफरेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है 160, द थर्ड लास्ट क्वेश्चन, wavelength of photon emitted by hydrogen atom is third line of Lemon series। तो बताओ थर्ड फोटॉन ऑफ लेमन, भाई लेमन का थर्ड फोटॉन चाहिए तो वेवलेंथ चाहिए रेडबर्ग कांस्टेंट। लेमन मीन के पी की जगह क्या आएगा? 1, और थर्ड फोटॉन तो बताओ शाबा, एन की वैल्यू होती है पी प्लस फोटॉन, पी प्लस फोटॉन, तो पी कितना है? 1 है, और फोटॉन कौन सा है? कैमरे ना खुश छीन आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट सबर करते हैं, आप लिखो शाबाश। क्यों लाइट से खत्म हो जाता है? 1/1² - 1/4²।
अच्छा 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर, इसका एलसीएम बताओ शाबाश। एलसीएम होगा, बस ये 1 है ना, और एलसीएम होगा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 1, इट मीन 1 ओवर लेमडा इज आर 15 by 16, so lambda is 16 divided by 15 r. So third photon of Lemon series, the answer is 16 over 15 r. Nishta paki double ida khuzulam ne yawm and khana 8 r by 9, 9 r by 8, 9 by 8 r, नाम को पकिस्ता का ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? करेक्ट ऑप्शन डी है 161 डे स्टूडेंट, ऑप्शन दागा है आल्टिक दे पके। अच्छा, इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 25 हर्ट्ज। अब फुल वेव रेक्टिफायर है और इनपुट फ्रीक्वेंसी 25 है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, अपने लिए 4 चीजें मालूम कर लेता हूँ, क्वेश्चन में कोई एक जरूर इस्तेमाल होगा। 25 है तो फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी डबल है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट 50 हो जाएगा। अब इसका इनपुट टाइम पीरियड 1 ओवर 25 और 1 ओवर 25 इज 0.04 और इसका आउटपुट टाइम पीरियड इज 1 ओवर 50 0.02। तो पहले से मालूम किया, अब ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। पहला ऑप्शन है आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 50, सही है, एंड आउटपुट टाइम पीरियड इज 0.02, सही है, इनपुट टाइम पीरियड इज 0.04, ब्रेक वाला ठीक दी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। और 162 आपके लिए decay constant is this related with half life, तो decay constant is natural log of 2 and half life, इनका कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।